देहरादून को स्मार्ट सिटी कहा जाता है और ये केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुने गए देश के 100 शहरों में शामिल है। देहरादून शहर में 500 मीट्रिक टन कचरा यानी रोजाना 5 लाख किलो कचरा पैदा होता है, जिसे उठाने के लिए नगर निगम ने देहरादून के 100 वार्डों में 277 गाड़ियों को तैनात किया है। अब कागजों में व्यवस्था मौजूद है, सफाई अभियान चलते हैं और स्वच्छता को लेकर सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, जहां इंदौर लगातार 8 सालों से स्वच्छता सर्वेक्षण में देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है, वहीं स्वच्छता को लेकर सरकार के इतने बड़े बड़े दावों के बावजूद देहरादून स्वच्छता सर्वेक्षण में पीछे क्यों रह जाता है। आखिर देहरादून शहर में गंदगी क्यों बनी हुई है, चलिए इन कारणों को एक एक कर समझते हैं। पूरे उत्तराखंड राज्य में हम इतने वर्षों से देख रहे हैं, जो कचरा प्रबंधन जिसे हम वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, उसकी स्थिति बेहद ख़राब है। ये बड़ा स्वाभाविक बात है कि किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी ज़िले के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी, इतना पैसा फूंक देने के बाद भी, इतने अभियान शुरू करने के बाद भी जो स्थिति है वो जस की तस है, बल्कि कई जगह तो स्थिति और बदतर हुई है। इंदौर में 2 शिफ्टों में कचरा उठता है और बाजार में भी सफाई और डस्टबिन मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। कुछ ऐसा ही आजकल हमें देहरादून की मुख्य सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। पलटन बाजार हो, घंटाघर हो, आड़त बाजार हो या कोई भी मुख्य सड़कें अब साफ दिखाई देती हैं, जिसके लिए नगर निगम बधाई के पात्र है। लेकिन शहर की मुख्य सड़कों के चमकने से ही पूरा शहर साफ नहीं कहलाता। असली चुनौती उन इलाकों में होती है जहां व्यवस्थाएं आज भी इंतजार कर रही हैं। मैं दिनेश गोसाई, वार्ड नंबर 4, चंदलोक बस्ती, राजपुर। जो गंदगी है इसके लिए मैंने कई बार शिकायतें भी कर दी और ये बरसात जब होती है पूरा कूड़ा बह के नीचे घरों में जाता है। हमने इसके लिए कई बार डिमांड की है, नगर निगम को कह दिया, पार्षदों को कह दिया कि जो छोटे टेम्पो आए हैं वो अंदर तक आए तो कूड़ा उसमें चले जाएगा। अब लोगों के पास व्यवस्था फेंकने की नहीं है, सड़क में हम डाल नहीं सकते क्योंकि चालान हो जाएगा, तो जो लोग आते हैं इस खड्डे में डाल देते हैं। मेरा नाम रंजीता देवी है। कूड़े की वजह से इसलिए परेशानी हो रही है कि हमारे यहीं से पूरी बदबू आती है, पूरी आती है। इतने 10-10 दिन के कूड़े लाके यहाँ फेंकते हैं, इतनी बदबू आती है हम दोनों को कि मतलब इतने, और तो हमारे लिए तो इतना मुश्किल हो गया कि खाना पीना रह के भी, खिड़की होने के बावजूद भी हम बंद करके रखते। मुख्य सड़कें साफ होने के बावजूद शहर के कई हिस्सों में आज भी ऐसी जगहें हैं जहां हर दिन कूड़ा जमा होता है। सफाई तो होती है, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद वो जगह दोबारा कूड़े से भर जाती है। नगर निगम ने ऐसे ही 52 वल्नरेबल पॉइंट चिन्हित किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लोग बार बार इन्हीं जगहों पर कूड़ा क्यों फेंकते हैं। गाड़ी गुड़ी भी नहीं आती है, यहाँ तो आती है गाड़ी, और सारे जहाँ पे वो आगे पीछे आगे तक सारे में है। ऐसे हम सुबह गाड़ी गुड़ी साफ करते हैं तो थोड़ा लेट हो जाते हैं, गाड़ी नहीं कर पाते। सभी लोगों को डाला हुआ देखकर हम भी ऐसे में वैसे ही, जो दूसरा का गलती कर रहा है वही गलती हमको है। किसी के लिए समय की समस्या है तो किसी के लिए व्यवस्था तक पहुंचने की। कूड़े वाले आके एक्स्ट्रा पैसों का डिमांड करते हैं, और जब पर्ची कटती थी तो हम कटा के पैसे देते थे, लेकिन वो ज़्यादा पैसे लेने लग जाते और बहस करते, लड़ाई भी हुई थी, इसलिए हम खुद डालने आ जाते। वो नहीं आता, अकड़ दिखाता। लेकिन नगर निगम भी इन दावों से पूरी तरीके से सहमत नहीं है, क्योंकि उनके पास भी व्यवस्था का कोई इंतजाम नहीं है। मेरा नाम अजमेर सिंह है, सुपरवाइजर हूँ मैं नगर निगम से। ये लोग यहाँ पे लाके डालते हैं, कुछ हमारा पॉइंट है, ये कुछ हमारे रिक्शे आते हैं। आज से नहीं है, 40 साल से नगर निगम इनको पूरी सहायता कर रहा है। 5 लाख की गाड़ी छोड़ी हुई है, हेल्पर ड्राइवर उसकी तनख्वाह दे रहा है, घर घर गाड़ी जा रही है। ये लोग तब भी यहाँ कूड़ा लेके आते हैं। ये पर्ची कटवाने के नाम पे कहते हैं कि हम तो वहाँ डाल रहे कूड़ा, यहाँ डाल रहे, इधर उधर के बहाने बनाते हैं। मेरा नाम सरोज है, मैं ड्यूटी पे जा रही हूँ फिलहाल। तभी आप नगर निगम में हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये तो सरकारी डलता है जी, सरकारी, मतलब जैसे कॉलोनी का काम होता है ना, लोग करके लाते हैं। ये जैसे ये ठेली खड़ी भर के यहाँ डालते हैं, जगह नहीं होगी तो कहाँ डालेंगे? वो भी कर्मचारी कहाँ जाएंगे कूड़ा लेके? वहाँ थोड़ा ना जाएंगे निगम में लेके। पिछले साल उत्तराखंड में डस्टबिन फ्री पहल शुरू की गई थी, ताकि लोग सार्वजनिक डस्टबिन की जगह सीधा कूड़ा गाड़ियों को ही कचरा दे दें। इसके तहत कई डस्टबिन हटाए तो गए, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था उतनी प्रभावी नहीं हो पाई। दरअसल ऐसे कई जीवीपी पॉइंट्स पहले सार्वजनिक डस्टबिन वाली जगहों के आसपास ही बने थे। नतीजा ये हुआ कि लोग फिर से खुले में कूड़ा डालने लगे। अब सवाल वही है कि क्या किसी शहर में ऐसे गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स होने भी चाहिए या नहीं।
गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट हैं, इन्हें देहरादून से पूर्णतः हटाए जाने की आवश्यकता है। जहाँ जहाँ पर गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उनके स्थान पर जो है हमारे को देहरादून में तो वैसे एक पेंटिंग का बहुत बड़ा रिवाज रहा है, लेकिन उन्हें ग्रीन पॉइंट्स बनाना चाहिए। तो किस तरीके से हम वहाँ पर हरियाली कर सकते हैं, लेकिन ये खाली ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हमने हरियाली कर दी और हमने कोई वेस्ट की सिस्टम नहीं बनाया। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अगर हम GVP को हटा रहे हैं तो उसके स्थान पर वहाँ पर कोई ना कोई मैकेनिज्म होना बेहद ज़रूरी है, और उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी कि जहाँ पर वहाँ पर वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका जो कलेक्शन है वो निरंतर होना चाहिए। आवश्यकता पड़ती है तो दिन में 3 बार भी अगर कलेक्शन हो तो वो आपको वहाँ पर कलेक्शन करने की आवश्यकता है। लेकिन सवाल सिर्फ गार्बेज पॉइंट्स तक ही सीमित नहीं है। सवाल उन योजनाओं का भी है जिनका उद्देश्य तो अच्छा होता है लेकिन वे जमीन पर पूरी तरीके से दिखाई नहीं देती। जिस तरीके से नए नए शो आते हैं या बाजार में नए नए प्रोडक्ट आते हैं, उसी तर्ज पर देहरादून नगर निगम की तरफ से भी नई नई चीज़ें जो है बाजार में लाई जाती हैं। कभी कहा जाता है कि भाई ड्रोन के माध्यम से जो है हम शहर की मॉनिटरिंग करेंगे, अब हम कोई नई पॉलिसी लेकर के आएंगे, अब आप ऐसा करेंगे तो हम आपको 50% का इसमें डिस्काउंट देंगे। या जो है 5 जून की अगर मैं पिछले वर्ष की बात करूं जो विश्व पर्यावरण दिवस था, तब इस बात का बहुत ज़्यादा ढोल पीटा गया कि अब जो है हम प्लास्टिक से देहरादून शहर में सड़कें जो हैं वो बनाएंगे। तो पिछला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून का और इस साल का 5 वर्ल्ड ये निकल गया, लेकिन कहीं पर भी 5 मीटर तक की भी जो है सड़क प्लास्टिक की नहीं बनी। शहर में कूड़े का ये हाल सिर्फ GVP पॉइंट्स का ही नहीं बल्कि उन जगहों का भी है जहां बारिश के दिनों में यही कचरा बहते बहते शहर की नदियों तक पहुंच जाता है। कभी देहरादून की पहचान रही रसपना और बेंदाल आज धीरे धीरे दम तोड़ती दिखाई देती हैं। इन नदियों में सिर्फ शहर का कचरा ही नहीं बह रहा बल्कि हमारी लापरवाही भी बह रही है। सब लोग डालते हैं, सब बस्ती वाले उधर के भी इधर के भी सब बस्ती वाले डालते हैं। नदी में अपना अपनी आता कूड़ा कैसा, इधर कोई कबाड़ा उठाने वाला आता नहीं, उधर ही डालते हैं। और कहाँ डालना है, अब यहाँ से तो कोई ले जाता नहीं। यहाँ से तो नाली का भी यहीं अगर निकाल लेंगे भी तो यहाँ नदी में ही डाल लेंगे, वो भी यहीं डाल के जाते हैं और नहीं कहीं डालते। शहर के कई पुराने लोग भी यही कहते हैं कि जिन नदियों का पानी कभी साफ हुआ करता था आज वहाँ कूड़ा और गंदगी साफ दिखाई देती है। ये नदी का पानी हम लोग 1984 में पी रखा है। अब इस नदी में कौन पिएगा पानी? इसमें तो हम लोग वहाँ से लेके यहाँ तक घूमने आते थे, चंडोल के पत्थर निकालते थे। जब जन्माष्टमी आती थी भगवान की, वो नीला पानी आता था, एकदम पहाड़ जैसा पानी दिखता था। नदी बहुत साफ थी पहले, जब हम आए थे नदी बिल्कुल साफ थी, लेकिन जब सब ज़्यादा बस्ती गई तो कूड़ा होता गया। लैट्रिन बाथरूम का पानी सब उधर ही जाता है, कहीं और नहीं जाता। आखिर इतना कचरा नदियों तक पहुंच कैसे रहा है? इसका एक कारण उन बस्तियों की कथ है जहां आज भी कूड़ा संग्रहण की व्यवस्था नियमित रूप से नहीं पहुंच पाती। हमारे लोगों के तो इधर ही है, नाला है, नाले में डाल देते हैं। क्या करें, और जब गाड़ी नहीं आ रही तो कहाँ डालने जाएंगे? यहाँ गाड़ी आवे तो हमको धर के रखें, गाड़ी में डाल दें। जब इधर गाड़ी ही नहीं आती तो कहाँ ले जाएंगे? घर में थोड़ी चढ़ाएंगे। नेता प्रधान कोई भी नहीं आता। जब वोट लेना होगा तो किसी ने नाक बंद करके आएगा, तब कुल्ले में बहन जी माता जी हमें देना अंगूठा काट के। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि नदी में कूड़ा डालना सही है, लेकिन अगर व्यवस्था ही लोगों तक ना पहुंचे तो समस्या और गंभीर हो जाती है। पिछले वर्षों में जो मलिन बस्तियां हैं उसमें एक बहुत बड़ा इजाफा भी हमें देखने को आया है, और जो बहुत बड़ी जनसंख्या है, लोग यहाँ पर आकर के इन इलाकों में रह रहे हैं जो कि नदियों के किनारे बसी हुई है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पब्लिक जो है वो असल में अपना वेस्ट जो है वो नगर निगम को देना तो चाहती है, लेकिन चूंकि वहाँ पर गाड़ी जो है वो रोज़ नहीं पहुँच पा रही, तो एक किस्म से एक व्यवस्था है और हमारा एक सिस्टम का फेलियर है कि वहाँ तक जो है हम उनको अपनी वो सुविधा नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। कहने की बात यह है कि वहाँ से डिमांड तो है, लेकिन जो सप्लाई साइड है हम उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे। शहर को साफ रखने की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ कूड़ा पैदा होता है। अगर शुरुआत मजबूत होगी तो नदियों तक कचरा पहुँचने की नौबत भी कम होगी। लेकिन समस्या सिर्फ नदियों तक सीमित नहीं है। शहर के कुछ धार्मिक स्थल आज भी उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जहां सफाई की कोई व्यवस्था पहुंच नहीं पा रही, इसलिए उन्हें अपने कूड़े का निस्तारण खुद ही करना पड़ता है। मैं हर्षपति दयाल हूँ और मैं इस समय हूँ वैष्णो माता मंदिर में, जो कि टपकेश्वर जो महादेव का मंदिर है उसके इस साइड है, पल्ले साइड है। आजकल जैसे यात्रा सीजन चल रही है ना, लोग कूड़ा कचरा करते हैं, जैसे कुरकुरा है या पानी की बोतलें हैं या मंदिर का भी कूड़ा होता है, तो हम लोग इकट्ठा करके यहाँ पास में जो है एक जगह है
वहाँ पर उसका निस्तारण करते हैं। निस्तारण बोले तो उसको जला देते हैं, है ना। तो और विशेषकर जैसे बाढ़ आएगी तो उसमें भी डाल देते हैं हम लोग। जैसे बाढ़ आई तो पानी में बह जाता है कूड़ा। यहाँ गाड़ी का कोई वो नहीं, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस है ना, वो रोड ऊपर है। आपने देखा हो करीबन 200-300 मीटर नीचे है, तो यहाँ से अब कौन ऊपर ले जाए कौन, या वो कर्मचारी भी हैं जो सफाई कर्मी भी, उनको परेशानी होती है यहाँ से ऊपर ले जाओ ऊपर। तो हम लोग अपना निस्तारण अपने आप कर लेते हैं। कभी महीने 2 महीने 15 दिन में बाहर के लोग भी आते हैं, जो स्वयं सहायता समूह बोलो या जो भी संगठन है, वो भी सफाई कर लेते हैं। गर्मियों में आपने देखा होगा कि रास्ते भर में छबील के स्टॉल लगाए जाते हैं और लोगों को पीने के लिए छबील भी दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद लोग वहीं पर छबील पीते हैं और पानी के डिस्पोजेबल ग्लासेस को वहीं पर फेंककर चले जाते हैं, जिसके बाद वो ग्लासेस हवा में उड़ते हुए कई किलोमीटर दूर तक पहुंच जाते हैं, जिससे शहर भर में गंदगी फैल जाती है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर हम इस तरीके के छबीलों का आयोजन करते हैं तो डस्टबिन की व्यवस्था ज़रूर हो, और लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो उस छबील को पीता है वो पी करके ग्लासेस को डस्टबिन में डाले, ताकि शहर में गंदगी ना हो। इस तरीके की छबील जब आप लोग लगाते हैं तो कूड़े की क्या व्यवस्था है? कूड़े की व्यवस्था यहाँ पर जितना आसपास कूड़ा होता है लगी हुई है, हम सारा इकट्ठा झाड़ू लगा के डस्टबिन में भरवा के फिर निगम में डलवा देते हैं, जो इनका निगम वालों का बॉक्स होता है वहाँ पर। बाकी जो दूर तक कूड़ा होता है थोड़ा, जो लोग लेके चाहते हैं, उनको जब 3 बजे सफाई कर्मचारी आएंगे वो सारा झाड़ू वहाँ से लेके आगे तक झाड़ू लगा के सारा सफाई करेंगे, लेके जाएंगे। तो ये जो जब ये लोग पी रहे होते हैं जी इस तरीके से, तो आप लोग इन्हें कहते हैं कि तो कूड़ा डस्टबिन में डालिए? कहते हैं उन्हें, लेकिन क्या होता है जो गाड़ी में कुछ बैठा लोग डाल देते हैं, नहीं तो गाड़ी पे लोग होते हैं वहीं पे पिया वहीं डाल दिया। तो हम सब अभी झाड़ू लगवा के सब इकट्ठा करके सब डस्टबिन में भरवा देंगे। जिम्मेदारियों की इस चुप्पी के बीच अधिकारी अक्सर कागजी रैंकिंग के पीछे छिपते नजर आते हैं। हालिया स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजों को लेकर शहर भर में कहा गया कि स्वच्छता रैंकिंग में सुधार आ गया है, लेकिन क्या वाकई में स्वच्छता रैंकिंग में सुधार आया है? जो सब जगह प्रचार प्रसार किया गया, सब जगह जो बात बोली गई, वो बात ये बोली गई कि देहरादून का रैंक 68 था और 68 से बेहतर होते हुए 62 आ गया। लेकिन हकीकत ये है कि ये पूर्णतः निराधार है, ये गलत है। ये हकीकत है कि हमारा 68 से 62वां नंबर आया, हमारा रैंक हुआ, लेकिन ये कहना कि हमारे शहर का प्रदर्शन बेहतर हुआ है वो गलत है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि जब 2023 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ, जब हमारा 68वां रैंक आया था, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारा 68वां रैंक देश के 446 शहरों में आया था जिनकी जनसंख्या 1 से 10 लाख थी। तो उस समय 2023 में, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो 9500 नंबर का इम्तिहान हुआ था, जिसमें हमारे 69% मार्क्स आए थे। जिस तरीके से एक स्कूल में एक बच्चे के मार्क्स आते हैं, तो हमारे 69% मार्क्स आए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 446 शहरों में जो 1 से 10 लाख की जनसंख्या वाले, वहाँ पर जो है हमारा 68वां रैंक था। अब जब अगले साल की हमने बात करी 2024 और 25 की, तो हमारा भले ही रैंक 68 से 62 हो गया, लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर मानक बदल गए। और अब मैं मानकों का आपको ये बता दूं कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण का जो इम्तिहान है, ये ऐसा नहीं है कि हर साल एक ही जैसा इम्तिहान रहता है। हर साल इसके मानक और इसके मार्क्स और इसकी मार्किंग की जो जिसे हम प्रक्रिया या मेथोडोलॉजी कहते हैं, वो बदलती है। 2024 और 25 में 9500 की जगह ये 12500 नंबर का इम्तिहान हो गया था, और देहरादून जो है 1 लाख और 10 लाख की जगह 3 लाख से 10 लाख वाली शहरों की श्रेणी में आ गया था। इस श्रेणी में देश के मात्र 95 शहर थे। तो यहाँ पर आपके जो नंबर थे वो असल में नंबर तो आपके बढ़ गए, लेकिन आपके परसेंटेज 61 नंबर आए थे। और अगर हम रैंक बोलें तो हमारा जो रैंक था 95 शहरों में 62वां रैंक था, जबकि हकीकत और वास्तविकता ये बताती है कि देहरादून शहर का प्रदर्शन जो है वो 2024-25 में 23 की तुलना में और बदतर हुआ था। तो 2023 में 97% देहरादून शहर में डोर टू डोर कलेक्शन था, जो कि 2024 में घट करके 48% हो गया। देहरादून की स्वच्छता को लेकर हमने नगर निगम के कर्मचारियों, विशेषज्ञों और आम लोगों से बात की, लेकिन इस शहर की जिम्मेदारी जिस प्रतिनिधि की सबसे ज़्यादा बनती है, हमने सफाई व्यवस्था को लेकर उनका पक्ष जानने की भी कोशिश की। इसके लिए हमने देहरादून के मेयर से 2 से 3 दिन तक बात की और उनका पक्ष जानने के लिए उनका समय मांगा, लेकिन अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए उन्होंने हमें समय नहीं दिया।